नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर राकेश पाठक। आप पत्रकार होने के साथ साथ एक कीन ट्रेवलर भी हैं और अभी आपने अंडमान निकोबार की यात्रा की। और जब उस यात्रा का कुछ चीजें शेयर कर रहे थे, फेसबुक पे भी लिखे, मैंने जब फोन किया तब भी बात हुई, तो वहां की बहुत सी ऐसी जानकारी है जो मुझे ऐसा लगा कि भारतीय होने के नाते मुझे और मेरे दर्शकों को भी वो चीज पता होनी चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर पाठक से मैंने आग्रह किया कि थोड़ा कुछ ऐसी, क्योंकि अंडमान निकोबार को हम लोग यही जानते हैं कि भाई वहां सेलुलर जेल है, वहां पे वीर सावरकर जी बंद हुए थे, वीर सावरकर जी ने वहां से चिट्ठी लिखी थी कि भाई हमें छोड़ दिया जाए, और इससे ज्यादा अंडमान के बारे में बहुत सी चीजें नहीं पता है। काला पानी के नाम से पहले जाना जाता था। तो डॉक्टर पाठक, पहले तो ये बताएं कि आपकी यात्रा जो थी उसमें जो नई चीज एज अ इंडियन यू फील की हम लोगों को पता होना चाहिए, और उस पर थोड़ा सा एक पूरी जानकारी दे दें कि वो कितने द्वीप है, वहां पे समूह क्या है, अंडमान क्या है, निकोबार क्या है, और फिर जो मेन मुद्दा है उस पर जरा बात करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि अंडमान निकोबार में जाकर जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण विषय मेरे संज्ञान में आया, उस पर मैं थोड़ा आज विस्तार से बात करना चाहूंगा। वो विषय है ग्रेट निकोबार, जो निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। उसमें एक बहुत बड़ी परियोजना भारत सरकार लेकर आ रही है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। और मुझे जब विस्तार से वहां जाने के बाद जानकारी मिली, तो मेरा जो देशाटन था, मेरी जो यायावरी है, वो एक तरफ मेरे लिए बहुत बड़ा विचार का विषय बन गया कि हमारे देश की एक इतनी बड़ी प्राकृतिक धरोहर, हमारी अमानत, उसे विकास के नाम पर बर्बाद करने की तैयारी चल रही है, तबाह करने की तैयारी चल रही है। और मैंने उस पर बातचीत की अपने वीडियो के जरिए। थोड़े से विस्तार में जाऊंगा तो मैं पहले ये बताना चाहता हूं, अंडमान निकोबार हमारा केंद्र शासित राज्य है, हम सब जानते हैं। कई सौ छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हें मिलाकर ये द्वीप समूह बना है। और उसमें अंडमान में, जिसमें पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक, नील इत्यादि है, और जो निकोबार द्वीप समूह है, उसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रेट निकोबार है। और उसी को लेकर मेरी आज बातचीत आपसे हो रही है। ग्रेट निकोबार को अगर हम यूं कहें कि हमारे देश का सबसे आखिरी सिरा दक्षिण में जो है, वो ग्रेट निकोबार है। उसमें भी आपको याद होगा, एक इंदिरा पॉइंट एक जगह हुआ करती थी। जगह तो अब भी है, लेकिन जब 2004 में सुनामी आई थी तो वो इंदिरा पॉइंट पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। वो इंदिरा पॉइंट हमारे देश की आखिरी सीमा है, एक तरह से धुर दक्षिण में आखिरी बिंदु है। और उसी से लगा हुआ ये ग्रेट निकोबार समूह है, निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें से ग्रेट निकोबार एक सबसे बड़ी इकाई है वहां की। इसका कुल क्षेत्रफल है 911 वर्ग किलोमीटर। अब जो मुद्दा है सिंह साहब, वो ये है कि भारत सरकार इस ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने जा रही है। इस पर मैं आऊंगा बाद में। फिर मैं बताता हूं कि जो योजना है उसमें और क्या क्या होने वाला है। तो इस ग्रेट निकोबार में एक तो ये ट्रांजिट पोर्ट बनेगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, एक ग्रीनफील्ड सिटी बनेगी, यानी एक पूरा शहर बसाया जाएगा, और इन सब चीजों के लिए एक थर्मल पावर स्टेशन बनेगा, एक बड़ा ऊर्जा का केंद्र बनेगा। अब जब ये बनेगा तब क्या क्या होगा, इस पर जाने से पहले ये जान लें ये योजना है क्या और कब शुरुआत हुई इसकी। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक जो इंटरनेट के लिए लाइन डलती है, समुद्री जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन थी, उसका उद्घाटन किया था, ऑनलाइन उद्घाटन उन्होंने किया था। तब उन्होंने ये बताया था कि बहुत जल्दी ही ग्रेट निकोबार में एक मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसके अंतर्गत एक इंटरनेशनल ट्रांजिट पोर्ट बनाया जाएगा। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, नीति आयोग ने उसका विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया। फिर नीति आयोग ने दो कंपनियों को, एक मेसर्स विम्टा लैब है और एक AECOM का नाम की कंपनी है, इन्हें इसके लिए पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करने का काम सौंपा गया। जब ये सब तैयार होकर सामने आया देश के, तब मालूम हुआ कि ये योजना तो ग्रेट निकोबार के सारे पर्यावरणीय स्वरूप को,
हमारी जो प्राकृतिक धरोहर है उसे, हमारे जीव जंतु, जलीय जीव, वन, इन सबको नष्ट कर देने वाली होगी। मैं और विस्तार में जाऊं तो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात सर ये है कि ग्रेट निकोबार की कुल आबादी 8,000 है आज की तारीख में, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लागू होने पर अगले 30 सालों में यानी 2052 तक 6.5 लाख लोग इस द्वीप पर बसाए जाने हैं बाहर से लाकर। तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि जिस छोटे से द्वीप पर सिर्फ 8,000 लोग रह रहे हैं, वहां 6.5 लाख लोग आकर बस जाएंगे, तब क्या हालत होगी इस द्वीप की। और जो सबसे बड़ी पहचान है इसकी, ग्रेट निकोबार की, वो है शोम्पेन आदिवासी। शोम्पेन आदिवासी इस वक्त दुनिया में इस धरती पर विचरण कर रहे मनुष्यों में सबसे प्राचीन मानव जाति है, जनजाति है। वे तो सभ्य समाज से, इस बाहरी दुनिया से आज तक संपर्क में ही नहीं आए, वे संपर्क करने को तैयार भी नहीं है। वे कैसे रहते हैं, कैसे उनका जीवन यापन है, क्या खाते पीते हैं, हम सब लोग नहीं जानते। और उनकी कुल संख्या है 200। दूसरी एक जनजाति है निकोबारी जनजाति, वे भी 1100-1200 के आसपास बचे हैं। यद्यपि निकोबारी जो जनजाति के लोग हैं वे थोड़ा सा बाहरी दुनिया के संपर्क में भी आए हैं, थोड़े बहुत कपड़े भी पहनने लगे हैं, थोड़ा संवाद बाहर की दुनिया से भी हुआ है। ये जो दोनों जनजातियां हैं, जब ये प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट वहां आएगा तो ये किस तरह वहां से खदेड़े जाएंगे। छोटा सा द्वीप है, कुल 911 वर्ग किलोमीटर का, जिसमें से 166 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इस परियोजना के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। अगली चिंता का जो विषय है, ये सबसे बड़ी चिंता है। देखा जाए तो पूरी दुनिया, हमारा यूनेस्को, सब लोग ऐसी धरोहरों को संरक्षित करने में लगे रहते हैं, और हम अपनी एक सरकारी योजना के लिए इन दुर्लभ जनजाति के लोगों को भी उनके स्थायी रहवास से, जहां सदियों से रह रहे हैं, वे पता ही नहीं है कब से रह रहे हैं, ये सबसे पुराने पुरखे हैं धरती के, उन्हें वहां से बेदखल कर देंगे। दूसरी चीज जो है वो है ग्रेट निकोबार दुनिया के सबसे अधिक संरक्षित वर्षा वनों में से एक है। यानी रेन वाटर फॉरेस्ट जो है वो ग्रेट निकोबार का ऐसा है कि वो सबसे ज्यादा घनीभूत है, बहुत घना है, और एकदम दुर्लभ किस्म के वहां पर पेड़ हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए सर 130 वर्ग किलोमीटर में ये रेन वाटर फॉरेस्ट भी काटे जाएंगे, 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। जो नीति आयोग ने रिपोर्ट तैयार, इसका प्रोजेक्ट तैयार करवाया है, उसमें साफ लिखा है 8.5 लाख पेड़ यहां से काटे जाएंगे। और मजे की बात यह है कि किस तरह समाज को, देश को धोखा दे रही है सरकार। सरकार का एक नियम है सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वन पर्यावरण मंत्रालय का बाकायदा उसके लिए गाइडलाइन है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए जंगलात को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो उससे ज्यादा पेड़, एक निश्चित अनुपात में उससे ज्यादा पेड़ आपको दूसरी जगह लगाने होंगे। इस प्रोजेक्ट में सरकार क्या करने जा रही है कि 8.5 लाख पेड़ तो कटेंगे ग्रेट निकोबार में, और उसकी जगह प्रतिपूरक वनीकरण कहते हैं उसे, उसके एवज में पेड़ लगाए जाएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला पे हरियाणा में। अकल्पनीय है ये बात कि दुनिया के सबसे डेंस रेन वाटर जो फॉरेस्ट है, वर्षा वन है, वो ग्रेट निकोबार से काटकर आप हरियाणा में लगाएंगे, अरावली में। बीच में इस पर सवाल उठे तो मालूम हुआ कि सरकार ये भी सोच रही है कि हरियाणा अगर दूर है तो मध्य प्रदेश में कहीं लगा दें। 2000, 3000, 3,500 किलोमीटर दूर पेड़ लगाकर उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, जो पूर्ति वो वन निकोबार में होने के कारण करते हैं, जो वर्षा पैदा करते हैं, जो उसका जो संरक्षण पर्यावरणीय महत्व है, वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ये करने जा रही है। जी सिंह साहब। जी, मुझे एक दो चीजें जरा मैं दर्शकों के साथ भी इसको शेयर कर लूं। कुल वहां पे जो मेरा ज्ञान किताबी है, मेरा ज्ञान कोई वहां वो नहीं, जैसे डॉक्टर पाठक ने अपनी नजर से देखा है, 572 आइलैंड है, मतलब जो द्वीप समूह है, उसमें से 37-38 इनहेबिटेड हैं, लोग परमानेंट वहां रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको जानना भी चाहिए, मराठाओं में
जो उनके मराठा एडमिरल कान्होजी आंग्रे थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में वहां एक अपना शिपिंग पोर्ट भी बनाया था। तो मैं इसको इस बात से कह रहा हूं कि वो सामरिक दृष्टि से भी वो जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा हो क्या गया है कि शायद हर चीज को हम व्यापार की नजर या चुनाव की नजर, इन्हीं दो नजर से देखते हैं, और उसी के लिए यहां पे व्यापार लग रहा है कि अच्छा व्यापार हो सकता है। मैं डॉक्टर पाठक आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि जो वृक्षारोपण की आपने बात कही, मैं उस पर एक चीज ऐड कर दूं। अगर आप डेटा निकाल लीजिए ना, तो हर साल जो एक वृक्षारोपण जितना देश में होता है, तो अब तक हिंदुस्तान को अफ्रीका से ज्यादा घने जंगल पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए थे। जो सरकारी रूप से हर साल जितने पेड़ लगाए जाते हैं, उतने पेड़ का अगर टोटल कर लिया जाए तो अफ्रीका से ज्यादा घना जंगल हिंदुस्तान में होना चाहिए। मैं एक चीज और जरा, एक तो आप अपने वीडियो का जो आपने बनाया उसके डिटेल्स जरा हम लोगों से साझा कर लीजिए, जिससे कोई अगर जाके इसको और समझना चाहे। और जरा मुझे ये बताइए कि ये सब करने के बाद क्या ये प्राइवेट हाथों में सौंपने की बात है कि ये, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजें आज देश में निजीकरण की ओर बढ़ रही हैं, तो क्या कुछ प्राइवेट लोगों का इंटरेस्ट है उसकी वजह से हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैं, आपने वनीकरण की बात बहुत रोचक कही। मैं अक्सर अपने भाषणों में या कहीं भी इस संदर्भ में बात होती तो एक और जुमला मैं इस्तेमाल करता हूं कि हिंदुस्तान में इतने पेड़ लग चुके हैं सरकारी कागजों में कि एक के ऊपर कई पेड़ लगे हुए हैं, एक पेड़ के ऊपर दसियों पेड़ लगे हुए हैं। ये तो आंकड़ा है हमारे सरकारी वन विभाग का। आपने जो बात कही कि जो मराठों के समय ये पोर्ट बनाया गया था, मैं पहले वो थोड़ा अपने दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट असल में लाया क्यों जा रहा है। दरअसल में हमारे पास, हमारी समुद्री सीमा बहुत विस्तृत है। हमारे नीचे की तरफ दक्षिण में बहुत सारा समुद्र चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई ट्रांजिट पोर्ट नहीं है। ट्रांजिट पोर्ट हमारे दर्शकों को बहुत आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो ट्रांजिट पोर्ट का आशय यह है कि दुनिया भर से जो समुद्री कारोबार, समुद्री व्यापार होता है, वो जो मालवाहक जहाज आते हैं, वो एक किसी ठिकाने पर माल उतारते हैं और फिर वहां से दूसरे, तीसरे और चौथे देशों की ओर माल दूसरे जहाजों में जाता है। उसके लिए ट्रांजिट पोर्ट का इस्तेमाल होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। दुनिया में जो बड़े ट्रांजिट पोर्ट हैं, दुबई के पास जेबल अली है, श्रीलंका के पास है, हांगकांग है, क्लैन द्वीप है, 5-7 ऐसे बड़े ट्रांजिट पोर्ट हैं जहां से दुनिया का सारा समुद्री व्यापार होता है। तो भारत इसकी जरूरत बहुत लंबे समय से महसूस कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस पर विचार हुआ हो। अतीत में भी दशकों में कई बार इस तरह की बात आई कि एक ट्रांजिट पोर्ट हम बना लें अपना, क्योंकि दुबई का जो है वो मानव निर्मित बाद में उन्होंने बनाया, जो जेबल अली है बाद में बनाया। तो इस जरूरत को महसूस करते हुए, और चूंकि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है ग्रेट निकोबार की, खास तौर से वो श्रीलंका से और सिंगापुर से बराबर की दूरी पर है, ऐसा माना जाता है, और उस रास्ते के पास में भी है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है उसके बहुत पास है। तो स्वाभाविक है, अगर कारोबार की दृष्टि से देखें तो वो एक महत्वपूर्ण जगह हो सकती है। तो ट्रांजिट पोर्ट क्यों बनाया जा रहा है, उसको समझने के लिए आप समझें कि कारोबार, समुद्री व्यापार का एक ठिया हम तैयार करना चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म हमारे पास भी है, आप यहाँ आइए, अपना माल उतारिए, और उससे निश्चित तौर पर बहुत हांगकांग वगैरह ने तरक्की उसी के जरिए की है, लेकिन वो किस कीमत पर होगी। एक तो सामरिक महत्व की आपने बात कही, हमारी नौसेना के पास है ग्रेट निकोबार पूरा, वो पूरा समुद्र तट, यहां तक कि सामान्य लोग, पर्यटक भी, हम भी नहीं जा सके, बिना इजाजत के, बिना परमिशन के निकोबार में जाने की इजाजत नहीं है। आपको वहां के लिए बाकायदा एक पास लेना पड़ता है, स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेना पड़ती है। जैसे आप पोर्ट ब्लेयर या हैवलॉक या नील में आप घूम सकते हैं, ऐसे निकोबार में नहीं घूम सकते। लेकिन इस पोर्ट की जरूरत को पूरा करते करते कितनी कीमत हम चुकाएंगे, उस पर मैं थोड़ा और आना चाहता हूं। बात अकेले जंगलात की नहीं है सर, कई ऐसे संरक्षित जीव हैं। एक लेदर बैक टर्टल है, कछुआ है जिसकी पीठ चमड़े की है, उसके बारे में यह माना जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में सबसे ज्यादा वो इसी ग्रेट निकोबार के क्षेत्र में, समुद्री किनारे मिलता है। वहां उसका घरौंदा है, उसका प्रजनन क्षेत्र है, वहां सदियों से वो रह रहा है, और उसके क्षेत्र में जब ये बनेगा बंदरगाह, एयरपोर्ट और पूरा शहर, तब वो कहां जाएगा। सरकार का दावा यह है, सरकारी जो संस्थान है वे ये दावा कर रहे हैं कि हम इसके एवज में दूसरी जगह वैकल्पिक उनके लिए अभ्यारण्य बनाएंगे, इस कछुए के लिए भी
और एक पक्षी होता है, वो भी बड़े आकार का पक्षी है, वो भी संरक्षित है, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता। उससे भी बिछड़ना होगा अपने रहवास के क्षेत्र से। उसके लिए भी कहा जा रहा है हम दूसरी जगह बना देंगे अभयारण्य। सामान्य तौर पर जलीय जीव हों, पशु पक्षी हों, वे अपने ठिकाने से दूसरी जगह जाकर आसानी से नहीं बसते। एक मैंग्रोव यानी समुद्र तट पर होने वाले जो पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, वे भी एक तरह से संरक्षित हैं, उन्हें भी बर्बाद किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के जरिए। और ये जो पूरा एरिया जो मैंने आपसे कहा डी नोटिफाई किया जा चुका, जो जनजातियों के लिए नोटिफाइड था कि ये संरक्षित क्षेत्र है, उससे सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया। और एक सूचना जरूर मैं साझा करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए सरकार का कायदा कानून है कि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे बात की जाएगी, सिविल सोसाइटी से बात की जाएगी, एनजीओज हैं, और जो भी इस तरह के पर्यावरण संरक्षण का काम करने वाले लोग हैं उनसे संवाद करना अनिवार्य है। सरकार औपचारिकता के लिए यह भी कर चुकी है, लेकिन उन सब की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर के एक पत्रकार हैं जुबैर अहमद, उन्होंने तो यह कहा है कि यह ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट शोम्पेन आदिवासियों के लिए मौत की घंटी है। आप सोच सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम और आप, कि जो शोम्पेन आदिवासी आज तक बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आए हैं, उनके घर के आसपास, उनके जंगल के आसपास 6.5 लाख लोग बसाए जाएंगे। बड़ी बड़ी मशीनें काम करेंगे, हवाई जहाज उतरेंगे, बड़े बड़े पानी के जहाज आएंगे, और सामरिक तौर पर भी वो सुरक्षित नहीं है। हमारी समुद्री सीमा खतरे में पड़ेगी। दुनिया भर के मालवाहक जहाज आएंगे, उनके क्रू मेंबर्स आएंगे, स्टाफ आएगा, हजारों लोगों की आमदोरफ्त होगी, तो हमारी सीमा भी तो सुरक्षित होगी सर। लेकिन केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पिछले महीने नवंबर 2022 में से मंजूरी दे दी है। अब बस काम शुरू होने की देर है। जी सर। जी, इसको समाप्त करें। मैं सिर्फ 2 चीजें अपनी टिप्पणी कर दूं। 2 चीजों का, एक तो दर्शकों को बता दूं कि इस समय अंडमान निकोबार की जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कुल पूरे द्वीप समूह की करीब 4 लाख है, और ये जो बात डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे हैं वो केवल 6.5 लाख उस एक स्थान पे बसाने की बात हो रही है। एक ये अकेले ग्रेट निकोबार में बसाए जी, ग्रेट निकोबार की आबादी तो मात्र 8,000 है। 8,000 है। और एक चीज मैं और वो कर लूं, मुझे हरदम एक खतरा और डर ये लगता है, मुंद्रा पोर्ट जैसे ही हम लोगों ने प्राइवेट हाथों में दिया है, अब उसको कोई एडमिट करता नहीं है सार्वजनिक रूप से, लेकिन जिस तरह से ड्रग का एक बड़ा ट्रैफिकिंग पॉइंट वो बना है, वो भी देखने वाली चीज होगी। तो आप जब इस तरह की कोई चीज ग्रेट निकोबार में करेंगे, तो सामरिक दृष्टि से, जो जैसा डॉक्टर पाठक कह रहे हैं कि जो जहाज आएंगे वो आपको बहुत मुश्किल होगा ये पता करना कि कौन सा सामरिक दृष्टि से कौन सा जहाज व्यापार करने आ रहा है, कौन सा जहाज कुछ और करने आ रहा है। और चीन का पूरी तरह से जो इंडियन पैसिफिक की जो बात होती है उस पर उसकी नजर है। तो जो भी हो, मतलब ये तो इसके विशेषज्ञ ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन इन सबसे अलग हटके, जी नहीं, बस इन सबसे अलग हटके डॉक्टर साहब लास्ट में आप बताइएगा कि इंसान को मुझे मेरे घर से आप क्यों निकाल रहे हैं, इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए, जिस घर में मालूम नहीं कितनी सदियों से कोई रहता आ रहा है। डॉक्टर पाठक जी, आपका एक सवाल अनुत्तरित रह गया था मेरी ओर से, मैं उसका जरूर खुलासा करना चाहता हूं। एक तो यह कि इस पूरे प्रोजेक्ट की प्रारंभिक लागत 75,000 करोड़ रुपए है, लेकिन जब वो पूरी होगी, मान लीजिए 2022-52 तक पूरी होगी ये परियोजना, तो कितने लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने से, यानी कि जनता के धन से खर्च हो चुका होगा। और वो जो आशंका आप जाहिर कर रहे हैं कि ये बनने के बाद ये जो ट्रांजिट पोर्ट बन जाएगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, फिर वो किसको दे दिया जाएगा? इसका उत्तर ये है, इसकी आशंका ये है, जानकार अभी से मानकर चल रहे हैं कि ये सारा प्रोजेक्ट बनने के बाद अडानी जी को ही सौंप दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी देश के तमाम सारे पोर्ट उनके हवाले कर दिए जा चुके हैं, तमाम एयरपोर्ट उन्हें दिए जा चुके हैं। तो मुझे लगता है ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट भी जब पूरा होगा तो अडानी की झोली में ही जाएगा, और ये सब होगा सरकारी धन से, सरकार के पैसे से। जी। और एक शायद आपका कोई प्रश्न मुझे लगता है उत्तर दे गया, अगर मैं भूल रहा हूं तो। नहीं, अभी तो मेरे ख्याल में अभी के लिए ग्रेट निकोबार कितनी, और हम सब लोगों का यही है कि कम से कम जो लोग अपने यहाँ ठीक से रह रहे हो, और हमारी भाषा में वो मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब है,
आदिम जाति के हैं, लेकिन शायद हम लोग कहीं ना कहीं उनसे पिछड़े हुए हैं और बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमसे ज्यादा विकसित हर मामलों में है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।